वेलकम टू उज्ज्वल एचएस क्लासेस। आज हम लोग झुके हुए तल पर लगने वाले फ्रिक्शन बल के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई तल झुका हुआ है तो उसके ऊपर कैसे फ्रिक्शन काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक सतह है जो समतल है, प्लेन है। इसके ऊपर हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसको अगर हम इसके एक सतह को उठाते हैं तो ये अपने स्थान पर रखा हुआ है, थोड़ा और उठाते हैं तो ये नीचे की ओर फिसलने लगता है। एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर काम करता है और उठाने पर ये और नीचे आता है। जैसे जैसे हम इसको उठाते जाते हैं ये वस्तु नीचे की ओर गिरने लगता है। इसके नीचे की ओर गिरने की क्रिया वस्तु के इस तल के झुकाव पर निर्भर करती है। तो तल का झुकाव और वस्तु के नीचे आने से संबंधित है। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि वस्तु झुके हुए तल पर, जैसे ये एक झुका हुआ तल है, मान लीजिए ये थीटा कोण पर झुका हुआ है। यहाँ पर एक वस्तु हमने रख दी गई है। अब ये वस्तु नीचे की ओर लग रही है, नीचे की ओर खिसकती हुई आ रही है, लेकिन अभी अगर इसको इतना ऊपर रखा गया है कि ये झुकने की स्थिति में है, इस समय झुक नहीं रही है। ये तल हमारा रफ सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर वस्तु रखी हुई है। अब वस्तु पर लगने वाले बलों का हम अध्ययन करते हैं। तो एक बल लंबवत नीचे की ओर लगता है जो वस्तु का वेट है, वस्तु का वेट तो mg, जो हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लंबवत नीचे की ओर पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। दूसरा बल सतह द्वारा एक रिएक्शन फोर्स काम करता है जो सतह के लंबवत काम करता है। सतह के लंबवत ये R बल कार्य करता है, जो सतह के लंबवत कार्य करता है। हम देख सकते हैं कि जो वस्तु का वेट है, जो लंबवत नीचे की ओर mg काम करता है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग सतह के लंबवत इधर की ओर और दूसरा सतह के लंबवत नीचे की ओर, सतह के एलान नीचे की ओर। ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और 90 माइनस थीटा होगा। और ये कोण, ये दोनों 90 हैं, तो ये भी कोण हमारा थीटा होगा। इसके अनुसार हम इस mg को दो भागों में वियोजित कर सकते हैं। वी कैन रिजॉल्व द फोर्स वेट ऑफ बॉडी mg इन टू पार्ट्स, along perpendicular to the reaction force, that is mg cos theta, and along the inclined surface mg sin theta। यहाँ हम देख सकते हैं कि रिएक्शन फोर्स R बराबर mg cos थीटा। ये mg cos थीटा रिएक्शन फोर्स को संतुलित कर देता है। जो mg sin थीटा है, यही वस्तु को नीचे की ओर सरकने के लिए विवश करता है, क्योंकि यह संतुलित नहीं है। जब यह रुकी हुई अवस्था में है तो इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ पर कार्य करता है, इसे हम कहेंगे म्यू R। ये फ्रिक्शन फोर्स है। जब वस्तु स्थिर अवस्था में है, अर्थात ऑब्जेक्ट इज इन लिमिटिंग पोजीशन, देन देयर आर फोर फोर्सेस। फर्स्ट, रिएक्शन R इज काउंटर बैलेंस्ड बाई mg cos थीटा। सेकेंड फोर्स, due to which object is moving along the surface, sliding along the surface, that is mg sin theta. mg sin theta is balanced by mu R, that is reaction force. Mu R is equal to mg sin theta, mg sin theta। यहाँ हम देख सकते हैं कि mu R mg sin theta के बराबर है। ये mg cos थीटा और mg sin थीटा दो फोर्स हैं। इन दोनों फोर्स mg के बराबर हैं। mg ही दो फोर्सेज के रूप में वियोजित किया गया है, इसलिए वेट ऑफ बॉडी को हमने दो भागों में बांटा है, जिससे एक भाग R द्वारा संतुलित है और दूसरा भाग फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा संतुलित है। अब यहाँ से अगर R की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। यहाँ हम देख रहे हैं mg mc कैंसिल हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा, यानी म्यू इज इक्वल टू tan थीटा।
tan थीटा, जहाँ थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। जितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा उसी के अनुसार हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी काम करेगा। यदि हम रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये अगर यहाँ पर हमारा P से निरूपित है तो ये P, ये एंगल जो होगा ये मान लिया एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा है। लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स P। यदि इफ लैम्डा इज इक्वल टू थीटा देन बॉडी इज इन लिमिटिंग पोजीशन, इन लिमिटिंग पोजीशन। यदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक दूसरे के इक्वल होंगे तो बॉडी लिमिटिंग पोजीशन में होगी, बॉडी एकदम स्लाइड करने के लिए उद्यत होगी। लेकिन हम थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ा दें तो बॉडी नीचे की ओर मूव करने लगेगी। जब नीचे की ओर मूव करने लगेगी तो फिर इसका जो वेट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है अलोंग द सरफेस वो ज़्यादा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से और बॉडी नीचे की ओर मूव करने लगेगी। जब हम इसे थोड़ा सा घटा देते हैं यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम हो जाएगा तो फिर बॉडी अपने स्थान पर रुकी रहेगी। उस स्थिति में फ्रिक्शन फोर्स इसके अलोंग द सरफेस वाले वेट के कंपोनेंट से ज़्यादा होगा और बॉडी अपने स्थान पर रुकी रहेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंक्लाइंड सरफेस पर बॉडी का वेट ही बॉडी के स्लाइडिंग का रीजन बनता है। यहाँ पर भी इसके नीचे अगर हम सरफेस के नीचे अगर कोई इंक्लाइनेशन के लिए हम कोई रोलिंग स्लाइडिंग और रोलिंग बॉडी रख देंगे तो वो और आसानी से स्लाइड करने लगता है। एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी जिसका मास 2 kg है यानी मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 2 kg प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड इंक्लाइंड सरफेस म्यू इज इक्वल टू 0.57। फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी म्यू आर हमें निकालना है। इसे हम लोग फिगर से समझ लेंगे। ये इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइनेशन एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पर हमने एक बॉडी को रख दिया और इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक वेट ऑफ बॉडी mg, दूसरा रिएक्शन ऑफ बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस r, तीसरा ये वेट हम दो भागों में रिजॉल्व करेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दूसरा अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। mg cos थीटा 30, mg sin 30। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर होगा। हम यहाँ कंपेयर करके देखते हैं R इज इक्वल टू mg cos 30, m 2 kg दिया है, g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। g 9.8 इंटू cos 30 का मान √3/2 होता है। 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, ये होगा 9.8 √3। दूसरी चीज़ हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू 0.7 आर 9.8 √3। √3 न्यूटन, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। स्पष्ट है कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं और उन्हें हम करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग पोजीशन में इसके बराबर है। अगर फ्रिक्शन फोर्स वेट के
वर्टिकल कंपोनेंट से ज़्यादा होगा तो बॉडी रुकी रहेगी, कम होगा तो बॉडी स्लाइड करने लगेगी, बराबर होगा तो बॉडी लिमिटिंग पोजीशन में होगी। इस लिमिटिंग पोजीशन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स इतने न्यूटन का प्राप्त हो जाता है। दोस्तों में शेयर करें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप डिस्कस भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।